गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन ने पिछली क्लास में वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने कुछ कंप्लीट कर लिया था। उसमें लास्ट अपनी हेडिंग थी टाइप्स ऑफ वेक्टर। उसमें दो टाइप वेक्टर अपन ने पढ़ लिया था, एक तो यूनिट वेक्टर और दूसरा अपन ने पढ़ा था जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप आप पढ़ते हो। आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों क्या है आपके यूनिट वेक्टर हैं। आई कैप क्या होगा, एक्स एक्स के अंदिश होगा, और जे कैप क्या होगा, वाई एक्स के अंदिश यूनिट वेक्टर होगा। फिर के कैप क्या होगा, जेड एक्स के अंदिश यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब अपन इसमें तीसरा पॉइंट अपन इसमें पढ़ रहे हैं, जैसे आपसे पूछा जाए पैरेलल वेक्टर है, समांतर सदिश। तो समांतर सदिश, किन दो सदिशों को आप समांतर सदिश बोलोगे, तो समांतर सदिश है, यानी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर की अपन बात करें तो इसमें सबसे पहली बात अपन इसमें पढ़ेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो वो पैरेलल वेक्टर होगा। इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, यानी मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो मैग्नीट्यूड की अपन बात करें तो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम हो भी सकता है और नहीं भी, क्रॉस भी लगा सकते हो, यानी सेम हो भी सकता और नहीं भी। दूसरा चौथा टाइप का अपन पढ़ेंगे इसमें पैरेलल इक्वल वेक्टर की अपन बात करें, समान सदिश की। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, समान सदिश। किन दो सदिशों को आप समान सदिश बोलते हो, इसके बारे में बात करें तो इसमें डायरेक्शन तो इसमें भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। परिमाण भी क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, सेम होगा। तो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो वो क्या होगा, कि इक्वल वेक्टर होगा। जबकि पैरेलल वेक्टर के केस में आप लोग बोल सकते हो कि डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए, उसमें मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता और नहीं भी। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन दोनों के। एग्जाम्पल में अपन देखें, जैसे आपका ये दे रखा है 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, और दूसरा अपन ले लेते हैं इसमें 8 न्यूटन ले लेते हैं। तो देखो इसकी तीर की जो लंबाई है वो 8 है, इसकी कितनी है, 5 है। दोनों की अपन बात करें, दोनों वेक्टरों की, तो दोनों में मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो पहले बोल सकते हैं डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ये क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होंगे। क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और दूसरा इक्वल वेक्टर होंगे, क्या इक्वल वेक्टर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन ही सेम है। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल ले सकते हो 5 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड दूसरा ले लिया, लंबाई भी सेम है और दोनों का क्या डायरेक्शन भी सेम है। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये इक्वल भी हो जाएगा और दूसरा पैरेलल भी होगा, पैरेलल भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। एक बात आपसे पूछी जाए, क्या 5 न्यूटन और 5 दूसरा मीटर पर सेकंड है, क्या होगा, न तो डायरेक्शन सेम है और दूसरा मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्या मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता, क्योंकि 5 न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है। मैंने बताया था कि कोई भी दो क्वांटिटी में आप तुलना तभी कर पाओगे जब दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। तो मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ होता है, तो ये 5 न्यूटन है और ये क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये न तो इक्वल वेक्टर होगा और न ही क्या होगा, ये आपका पैरेलल वेक्टर होगा। दोनों ही आपका नहीं हो पाएगा। अब देखो आगे, अब देखो इसमें नोट डाल के अपन एक पॉइंट कर सकते हैं। एक बात बोल सकते हो आप लोग कि जो प्रत्येक इक्वल वेक्टर होता है, जो वेक्टर आपका इक्वल वेक्टर होंगे, दो वेक्टर जो इक्वल वेक्टर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर भी होंगे। यानी क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर भी होंगे। जो इक्वल वेक्टर होंगे वो आपस में पैरेलल भी होंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्वल वेक्टर के लिए दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, जबकि पैरेलल वेक्टर के लिए कोई एक अप्लाई, कोई एक का मतलब नहीं, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, अगर मैग्नीट्यूड सेम भी है तब वो पैरेलल तो होगा। इसका मतलब इक्वल वेक्टर है तो वो पैरेलल भी होगा। दूसरी बात, आप ये नहीं बोल सकते कि जो आपका पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है वो आपका इक्वल होगा, उल्टा इसका सत्य नहीं है। अगला अपन पढ़ते हैं, 4 टाइप अपन ने पढ़ लिए, 5वां टाइप अपन इसमें पढ़ते हैं प्रति समांतर सदिश। प्रति
समांतर सदिश, एंटी पैरेलल वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। एंड प्रति समांतर सदिश की अपन बात करें तो प्रति समांतर सदिश में क्या होगा, इसमें आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अपोजिट आनी चाहिए। ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए इसमें, अपोजिट आनी चाहिए, विपरीत हो। और दूसरी बात, प्रति समांतर में इसमें मैग्नीट्यूड है वो कुछ भी हो सकता है, आपका जो मैग्नीट्यूड है यानी जो परिमाण है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी, ये बात बोल सकते हैं। दूसरा 6 नंबर का अपन इसमें लिखना चाहिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में, जो आपका है प्रति समांतर या ऋणात्मक सदिश की अपन बात करें, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश का मतलब बोले नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे इसको, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब है इसमें डायरेक्शन तो अपोजिट होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए आपकी, अपोजिट आनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट हो। और इसमें मैग्नीट्यूड है, आपका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी, जबकि नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अब इसमें भी वही नोट आप लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल आपको बता दूं कि ऐसे दो वेक्टर ले लें आपके एग्जाम्पल में, जैसे दो वेक्टर ले लें एग्जाम्पल में, जैसे आपको दे रखा है, एक तो ये वेक्टर हुआ, जैसे इसमें हमने ले लिया कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और दूसरा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विपरीत डायरेक्शन में दे रहा है, तो दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव वेक्टर होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर नेगेटिव होंगे तो एंटी पैरेलल भी होंगे, क्या होंगी, एंटी पैरेलल भी होंगे। अगर नेगेटिव वेक्टर है तो एंटी पैरेलल भी होंगे, ये बात आप बोल सकते हो। या फिर दूसरा, अगर इसका सिंबल ये भी होता है a बराबर माइनस बी, का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और इसके b और a दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस का मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। अब अगला एग्जाम्पल की अपन बहुत, दूसरा एग्जाम्पल इसी में लें अपन, जैसे दूसरा दे दिया 5 मीटर पर सेकंड दे दिया, अगला ये दे दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हुई आपकी, डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन सेम नहीं है तो आप लोग क्या, न तो ये नेगेटिव वेक्टर होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए किसके लिए, एंटी पैरेलल हो चाहे नेगेटिव वेक्टर हो। दूसरा पैरेलल वेक्टर हो और चाहे इक्वल वेक्टर हो, सेम होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है तो इस में क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर भी नहीं होगा। और दूसरी बात है एंटी पैरेलल भी नहीं होगा, दूसरा ये पैरेलल भी नहीं होगा, पैरेलल भी नहीं होगा और ये इक्वल भी नहीं हो पाएगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अब इसी में भी वही नोट डाल के वो पॉइंट आप लिख सकते हो, ये जो प्रत्येक एंटी पैरेलल वेक्टर होता है अपन नोट डाल के लिख सकते हैं, जो आपका नेगेटिव वेक्टर होता है, नेगेटिव वेक्टर है वो हमेशा क्या होगा, आपका एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होगा, ये बात अपन बोल सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा बोल नहीं सकते कि प्रत्येक एंटी पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है वो आपका क्या हो, यानी नेगेटिव वेक्टर हो, नेगेटिव हो, ये बात अपन नहीं बोल सकते। इसका मतलब जैसा अपन ने उसमें पढ़ा था कि प्रत्येक समान सदिश समांतर सदिश होंगे और प्रत्येक क्या होगा, जैसे असमांतर सदिश है वो नेगेटिव वेक्टर नहीं होंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि प्रत्येक नेगेटिव ऋणात्मक सदिश क्या होता है, असमांतर सदिश होते हैं। ये था अगला टाइप। अपन ने कितना पढ़ लिया, इसमें 6 टाइप्स कर लिए हैं। फिर 7वां पॉइंट अपन इसमें लिखेंगे, 7वें टाइप में आप लोग इसमें लिखोगे कौन सा पढ़ेंगे, इसमें संगामी सदिश और समतलीय सदिश। तो पहला अपन पढ़ लेते हैं समतलीय सदिश। किन दो सदिशों या दो से अधिक सदिशों को समतलीय बोलोगे, बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलोगे कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर यानी समतलीय सदिश। समतलीय का मतलब क्या हो, इन सेम प्लेन, यानी सभी किस में होनी चाहिए, सेम प्लेन में आनी चाहिए, समान तल में हो, बोल सकते हैं। जैसे अपना ये अक्ष वाई तल है,
इसमें एक तो वेक्टर हुआ ए वेक्टर, ये ले लिया मैंने, दूसरा वेक्टर बी ले लिया, तीसरा वेक्टर सी ले लिया। तीनों क्या होंगे आपके कोप्लेनर होंगे, तीनों क्या होंगे कोप्लेनर होंगे, समतलीय सदिश होंगे, क्योंकि अक्ष वाई तल है एक ही तल में होंगे। अगला 8 नंबर आप लोग लिख सकते हो इसमें संगामी सदिश है। इंग्लिश में आप लोग बोलोगे कौन करंट वेक्टर, कौन करंट वेक्टर। किन दो सदिशों को आप संगामी सदिश बोलोगे? तो संगामी सदिश का मतलब क्या होता है? जिनकी क्रिया रेखा या फिर जो एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, जो जैसे ये सदिश हुआ, दूसरा ए सदिश ले लिया अपन ने, दूसरा ए बी सदिश ले लिया, तीसरा कोई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सी सदिश ले लिया, इसी तरीके से कोई दूसरा। इनका क्या हो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में 10वीं क्लास में, संगामी रेखाएं क्या होती है? जो एक आगे बढ़ाने पर एक ही बिंदु पर मिलती है, और रेखाएं कौन सी होती है? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो ये सी डी वेक्टर हैं, सारे क्या हो जाएंगे आपके? ये संगामी सदिश हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्यों बताई आपको लग रहा होगा, क्योंकि एक चीज़ बताना चाह रहा था मैं, लाम्बीज थ्योरम जो लाम्बी प्रमेय है वो इन पर डिपेंड करती है। तो अगली आप हेडिंग डाल सकते हो इसमें लाम्बी प्रमेय, लाम्बी प्रमेय लिख सकते हैं इंग्लिश में लाम्बीज थ्योरम, लाम्बीज थ्योरम, लाम्बी प्रमेय यानी लाम्बीज थ्योरम की अपन बात करें। ये कहीं ना मान लो कि लाम्बीज थ्योरम कब लगाए अपन, आपको दे रखा है 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तीसरा आपका सी वेक्टर है। तीनों क्या हो? कोप्लेनर हो यानी समतलीय हो, और कौन करंट हो, कौन करंट यानी संगामी हो। ये आपकी कंडीशन दे रखी है, 3 सदिश समतलीय और संगामी हो, और तीनों का रिजल्टेंट है, 3 सदिशों का रिजल्टेंट क्या आ रहा हो? 0 आ रहा हो। तब क्या करते हैं? एक रिलेशन को संतुष्ट करते हैं, ये रिलेशन को संतुष्ट करते हैं। कैसे होंगे देखो एक बार डायग्राम से भी देख लो। ये आपका ए सदिश है, और दूसरा ये मान लो आपका बी सदिश है, तीसरा ये सी सदिश है। ये बोर्ड के तल में है यानी सेम प्लेन में है, कोप्लेनर है तीनों वेक्टर। मान लो ए सदिश है, इसके सामने वाला कोण क्या है? अल्फा है, बी के सामने वाला बीटा है, सी के सामने वाला क्या है? गामा है। तो एक रिलेशन को संतुष्ट करेंगे, एक का मैग्नीट्यूड और एक के सामने वाला एंगल क्या है? अल्फा है। तो साइन पाई माइनस अल्फा बराबर होगा किसके? बी, और बी के सामने वाला एंगल कौन सा है? बीटा है। तो साइन पाई माइनस बीटा के, फिर ये बराबर होगा सी बाई किसके? साइन पाई माइनस गामा के। ये इक्वल होंगे। इस संबंध को ये संतुष्ट करेगा। इसका यूज क्या होगा बताओ? कई बार आपको दे देता है किन्हीं 2 सदिशों के बीच का एंगल दे दे, मान ले आपको अल्फा दे दिया, तो आप तीनों का मैग्नीट्यूड पता है ए बी सी का, और आप बीटा और गामा भी इस मेथड से निकाल सकते हो। जैसे ए की वैल्यू और अल्फा इसका मान पता है, तो एक बार इसको बराबर कर दो और एक बार इसको इसके बराबर कर दो। इससे क्या आ जाएगा? तीनों के बीच में एंगल आप लोग आपस में एंगल निकाल सकते हो। ये थी आपकी लाम्बीज थ्योरम। अगले टाइप में अपने 8 पढ़ लिया था, 9वें नंबर का आप लोग इसमें लिख सकते हो कौन सा? एक्सियल वेक्टर। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बोल सकते हैं एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर। तो अब इसमें हेडिंग डाल सकते हैं एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश क्या होता है? ये मैंने क्वेश्चन में भी दिया था, प्रैक्टिस सेट में भी आपको दिया था कि अक्षीय सदिश क्या होता है। अक्षीय सदिश हो जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता। इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। दूसरी बात, इनकी जो डायरेक्शन है, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या होती है? राइट हैंड रूल से दी जाती है, या फिर इनकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? अक्ष के अनुदिश होती है। तो आप लोग लिख सकते हो अलोंग द एक्सिस, अक्ष के अनुदिश होती है। क्या बोल सकते हैं? अक्ष के अनुदिश होती है डायरेक्शन। और निकालते कैसे? दाहिने हाथ के नियम से। किससे निकालोगे आप किसी डायरेक्शन? तो फ्रॉम राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से, दाहिने हाथ के नियम से। अब दाहिने हाथ का नियम क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे 12वीं क्लास में पढ़ा होगा
कि अगर इसमें गति किसी भी अक्षीय सदिश की दिशा आप लोग निकालते हो तो किस तरीके से निकालेंगे, अगर आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां गति की दिशा दाहिने हाथ की, ध्यान रहे इस बात का, अगर दाहिने हाथ का रूल है, जहां कहीं फिजिक्स में हाथ का इस्तेमाल आप लोग डायरेक्शन निकालने में कर रहे हो तो उसमें आप लोग क्या करोगे, दाहिने हाथ काम में लोगे। तो उसमें अगर दाहिने हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां गति की दिशा में हो तो आपका हाथ का, दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो अक्षीय सदिश की दिशा को बताएगा। अगर मुड़ी हुई अंगुलियां डायरेक्शन गति की दिशा में हो तो अंगूठा किसकी दिशा में होगा, अक्षीय वेक्टर की दिशा में होगा। अब देखो कैसे डायग्राम से समझ लेते हैं इस चीज़ को, फिर इसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे कौन कौन से सदिश होते हैं। डायग्राम देखो, मान लो कि एक पार्टिकल है इस तरीके से वर्ती गति कर रहा है इस तरीके से, तो अपनी जो दाहिने हाथ की उंगलियां ऐसे आएंगी, अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका अक्ष होगा इस तरीके से, ये इसका ऐसे अक्ष क्या होगा, इस तल के लंबवत होगा। तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां गति की दिशा में, तो अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, ये किस वेक्टर की दिशा को बता रहा है, ओमेगा को बता रहा है। किसको, ओमेगा को, कण की गति की दिशा ये। दूसरी बात, अगर डायरेक्शन उल्टा दे दें इसमें, अगर गति इस तरीके से कर रहा है तो मुड़ी हुई अंगुलियां इस तरीके से होंगी, डायरेक्शन इस बार क्या आएगी, तल से लंबवत अंदर की तरफ आएगी, तो घूम किस तरीके से रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, ये ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा की डायरेक्शन आ जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग लिखेंगे कोणीय वेग हुआ जो कि ओमेगा होता है, कोणीय वेग है ओमेगा, आप लोग बोलो एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप लोग बोलते हो इंग्लिश में। दूसरा कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण है, एंगुलर एक्सेलरेशन आप लोग बोल सकते हो, जिसका सिंबल क्या होता है, अल्फा होता है। फिर अगला आप लोग पढ़ते हो टोरक यानी बल आघूर्ण है आपका, बल आघूर्ण भी क्या है, एक अक्षीय सदिश है जिसका सिंबल क्या होता है, टो होता है। तो अक्षीय सदिश अच्छे से समझ में आया होगा क्या होता है, जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, देखो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्या, नहीं होता। ये क्या होता है, तल के लंबवत कितना भी हो सकता है, अक्ष के अनुदिश। दूसरा क्या होगा, अक्ष के अनुदिश नीचे की तरफ आया, अंदर की तरफ आया था, इसका मतलब इसका भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। दूसरी बात, ऐसे सदिशों की डायरेक्शन है अक्ष के अनुदिश होती है। डायरेक्शन निकालते कैसे हैं, अपन दाहिने हाथ के नियम से ऐसे सदिशों की अपन डायरेक्शन निकाल पाते हैं। और ये सदिश कौन कौन से होते हैं, जैसे कोणीय वेग हुआ, कोणीय त्वरण हुआ और बल आघूर्ण हुआ, टोरक हुआ, एंगुलर वेलोसिटी हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ, ये आपकी क्या है, अक्षीय सदिश है। अगला 10 नंबर हेडिंग डाल सकते हो आप लोग, पोलर वेक्टर। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से कौन सा पोलर वेक्टर है, कौन सा एक्सियल वेक्टर है, तब ये मैं करा रहा हूँ। एग्जाम में पूछा था, अभी भी एग्जाम में आया था, इनमें से कौन सा एक्सियल वेक्टर है, कौन सा पोलर वेक्टर है। बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा टिक लगा सकते हो, आपका टाइम भी बच जाएगा। अब देखो 10 नंबर टाइप में इसमें आप पढ़ोगे पोलर वेक्टर क्या होता है। पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय सदिश कौन सा होता है, ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश की अपन बात करें तो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है। आप लोग इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आप बोल सकते हो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट हो, क्या हो, एंड पॉइंट क्या होता है इसमें होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है। दूसरी बात और बोल सकते हो ये क्या रखते हैं, इनका एक कार्यकारी बिंदु होता है। कार्यकारी बिंदु की बात करें, इनका कार्यकारी बिंदु होता है, कार्यकारी पॉइंट होता है, कार्यकारी बिंदु होता है। कार्यकारी बिंदु का मतलब बोलोगे एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट होता है, क्या बोल सकते हो इसको, एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट हो। ऐसे वेक्टर जिनका एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट हो, कार्यकारी बिंदु हो, ये इसके एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, इसमें डिस्प्लेसमेंट लेंगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। दूसरा कार्यकारी बिंदु किस में होता है, इसका एग्जाम्पल आपको मैं फोर्स से समझाऊंगा कि फोर्स में भी ऐसा होता है। देखो अब डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, एक पार्टिकल यहाँ से चल के मान लेते हैं कि यहाँ पहुँच रहा है, और आप लोग डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ोगे, दो बिंदुओं के बीच में विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी होती है। यानी ये इनिशियल पॉइंट है आपका, ए से चल के बी तक गया, पाथ ये हुआ, तो दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, या फिर दूसरी डेफिनेशन ये बोल सकते हो दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम डिस्टेंस क्या होती है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये ए बी वेक्टर होगा, ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें ये क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट हुआ आपका, यानी इनिशियल पॉइंट हुआ,
और ये आपका कौन सा हुआ, फाइनल पॉइंट हुआ, ये आपका फाइनल पॉइंट हुआ, ये अंतिम बिंदु हुआ और ये आपका प्रारंभिक बिंदु हुआ। अब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु है, दोनों चीज़ें हैं इसमें, और ये क्या हो जाएगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, ये आपका पोलर वेक्टर हो जाएगा। दूसरा फोर्स के केस में, कार्यकारी बिंदु के केस में क्या करोगे, जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर आपका फोर्स यहाँ लग रहा है, फोर्स ये लग रहा है थीटा एंगल पर लग रहा है, तो ये जो आपका पॉइंट होगा ये कौन सा होगा, एप्लीकेशन ऑफ ए पॉइंट हो जाएगा, कार्यकारी बिंदु आ जाएगा। इसको आप पी पॉइंट बोल सकते हैं कि पी पॉइंट आपका कार्य, फोर्स कहाँ लग रहा है, अगर यहाँ फोर्स लगा रहे हो अलग बात होती है, यहाँ अलग होती है, तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है वो क्या हो जाएगा, कार्यकारी बिंदु हो जाएगा। तो ऐसा सदिश जिनका कार्यकारी बिंदु हो या जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो, वो सारे सदिश क्या होते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो, एग्जाम्पल आपको लिखवा देता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे आपका विस्थापन हुआ, पहला विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हुआ, दूसरा वेग हुआ, त्वरण हुआ यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी, और दूसरा फोर्स बोल सकते हो यानी बल हुआ। ये सारे क्या हैं आपके जितने भी सदिश हैं वो क्या होंगे, आपके पोलर वेक्टर हो जाएंगे। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, जैसा सीधा मैंने आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पूछा था कि एक पोलर वेक्टर है और एक एक्सियल वेक्टर है, दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो कौन सा वेक्टर आता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दो पोलर वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट से कौन सा वेक्टर आता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो अब देखो नोट डाल के वो पॉइंट करेंगे अपन। 10 टाइप पढ़ लिए टोटल, इसमें नोट डाल के आप लोग पॉइंट लिखोगे। पहला है कि दो पोलर वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो अपन लिखेंगे इसमें पहले नोट में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का सदिश गुण, दो आपके पोलर टू वेक्टर नहीं, आप लोग इसमें लिखोगे नोट पहला आप लोग लिखोगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर, दो ध्रुवीय सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हिंदी में लिख सकते हो दो ध्रुवीय सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन, दो ध्रुवीय सदिशों का सदिश गुणन क्या आता है, मुन्ना बताओ, साफ साफ बता दो, आपको पता हो तो आप खुद बताओ इसमें क्या होगा। टू पोलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ। इससे हमेशा कौन सा वेक्टर प्राप्त होता है, एक्सियल वेक्टर आता है। कौन सा आता है, एक्सियल वेक्टर आता है। तो दो पोलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि जैसे आपको टॉर्क दे रखा है, टॉर्क और आर क्रॉस एफ होता है, सबको पता होता है। यहाँ पे मैंने बताया था फोर्स क्या होता है आपका, यानी पोलर वेक्टर होता है, और दूसरा ये पोजीशन वेक्टर होता है वो भी क्या होता है आपका पोलर वेक्टर होता है। और जबकि टॉर्क मैंने बताया था कौन सा होता है, एक्सियल वेक्टर होता है। तो हमेशा एक बात बोल सकते हो कि दो पोलर वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, एक्सियल वेक्टर आता है। तो अब दूसरा नोट इसमें आप लोग लिख सकते हो, दूसरा नोट इसमें लोगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। अब आपसे पूछा गया है कि पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, पोलर वेक्टर आता है। क्या आता है, पोलर वेक्टर आता है। यानी दो आपकी एक तो अक्षीय सदिश और ध्रुवीय सदिश दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन क्या होता है, ध्रुवीय सदिश से आता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जैसे V बराबर क्या होता है, ओमेगा क्रॉस R होता है। ओमेगा यहाँ पे कौन सा वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, जबकि पोजीशन वेक्टर आपका क्या होता है, पोलर वेक्टर होता है। और वेलोसिटी क्या आता है, पोलर आता है। तो मैंने क्या लिखवाया कि जो आपका एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आपका एक्सियल वेक्टर आता है। और यही बात एग्जाम्पल से मैंने अच्छे से समझा दी, क्वेश्चन भी डाला था ऐसा। ये था टाइप्स ऑफ वेक्टर है,
जो आपका कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर में क्या क्या बच गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 सदिशों का एडिशन है, कितने टाइप से अपन करेंगे और उसमें रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। फिर इनका डॉट प्रोडक्ट है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी अपन पढ़ेंगे। फिर अगली बात इसमें होगी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी सदिश को घटकों में उनके कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं और कंपोनेंट में उसका एंगल कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन इसमें नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। तो वापस एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको क्या हो, लगातार वीडियो आपको अपलोड होती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर क्लास।